नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के समाचार बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रितेश सक्सेना। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की सौजन्य मुलाकात। इस दौरान राष्ट्रपति को मध्य प्रदेश में गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन और खरीदी, कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और रोजगार सेतु तथा श्रम सिद्धि। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सदानंद गौड़ा, धर्मेंद्र से की मुलाकात। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 354 नए प्रकरण मिलने के बाद कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा हुआ 15,284। कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या हुई 617। प्रदेश में 1158 कंटेनमेंट जोन निर्धारित। प्रदेश में कोरोना सर्वाइवर का स्वस्थ होकर अपने घरों का लौटने का सिलसिला जारी। राज्य में अब तक 11,500 से ज़्यादा कोरोना सर्वाइवर हुए स्वस्थ। प्रदेश में कोरोना से रिकवरी की दर 70% से ज़्यादा। भारत और चीन सीमा पर तनाव कम करने पर सहमति। एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री के बीच हुई बातचीत। सीमा पर मई जैसी यथास्थिति बहाल करने पर चीन ने भारत से जताई है सहमति। और लगभग 3 महीने के लंबे वक्त के बाद प्रदेश के पर्यटक और ऐतिहासिक स्थलों पर फिर लौटी रौनक। कंटेनमेंट जोन के बाहर के सभी ऐतिहासिक पर्यटक स्थल खुले। कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का ध्यान रखते हुए दिया जा रहा है पर्यटकों को प्रवेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में सौजन्य भेंट की। श्री चौहान की मार्च 2020 में मुख्यमंत्री बनने के उपरांत राष्ट्रपति से ये पहली मुलाकात थी। मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री की राज्य की वर्तमान कोरोना स्थिति, गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन और खरीदी की जानकारी देने सहित अन्य विषयों पर चर्चा की। साथ ही राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित 2 पुस्तिकाओं उम्मीद और मध्य प्रदेश विकास के प्रतिबद्ध प्रयास की प्रतियां राष्ट्रपति को भेंट की। नई दिल्ली के कृषि भवन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बासमती चावल को दर्जा देने और प्रदेश में कृषि को और अधिक बढ़ावा देने सहित अन्य विषय केंद्रीय मंत्री के सामने रखे। अपने दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री सदानंद गौड़ा से भी मुलाकात कर उनसे मध्य प्रदेश से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की और अतिरिक्त यूरिया के आवंटन के लिए अनुरोध किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी दिल्ली में भेंट की। सीएम ने इस दौरान मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास, रोजगार सृजन, स्वरोजगार के अवसर और प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने में पेट्रोलियम और स्टील सेक्टर की भूमिका पर चर्चा की। मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। 10 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे। रीवा सोलर प्लांट से दिल्ली मेट्रो को भी बिजली सप्लाई होती है। इसकी क्षमता 750 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। ये प्लांट रीवा जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर गुड़ में स्थापित है। पीएम के कार्यक्रम से पहले यहाँ तैयारी प्रारंभ हो गई है। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने नई दिल्ली दौरे पर ऊर्जा राज्य मंत्री सहित अन्य वरिष्ठ जनों को इस कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया। देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश समेत 21 राज्यों में कोरोना से ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत 60% की तुलना में ज़्यादा है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कोरोना से निपटने के लिए किए गए सामूहिक प्रयास की वजह से अभी तक 4,098 मरीज संक्रमण को मात दे चुके हैं। बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 24,856 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रविवार तक ठीक हो चुके लोगों की संख्या इलाज करा रहे लोगों से अधिक है। मौजूदा वक्त में देश में कोरोना संक्रमित
लोगों का इलाज चल रहा है। देश में संक्रमित लोगों की संख्या 6.73 लाख है, जबकि 19,268 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। जिन 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मरीजों के ठीक होने की दर राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है, उनमें चंडीगढ़, लद्दाख, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, मेघालय, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 354 कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि 9 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 168 रही। पिछले 24 घंटे में भोपाल में 65, इंदौर में 43, मुरैना में 28, ग्वालियर में 55, शिवपुरी में 21 कोरोना पॉजिटिव मिले। इस तरह अब कुल पॉजिटिव मामले मध्य प्रदेश में 15,284 हो गए हैं। कुल मौतों की यदि बात की जाए तो कोरोना के चलते 617 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सबसे ज़्यादा इंदौर में 246, भोपाल में 112, उज्जैन में 71, खंडवा में 17, जबलपुर में 14, देवास में 10, सागर में 22, बुरहानपुर में 23, खरगोन में 15 लोगों की मौतें हुई हैं। सबसे ज़्यादा इंदौर में 4,876, भोपाल में 3,110 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। कंटेनमेंट क्षेत्र की यदि बात की जाए तो राज्य में 1,158 कंटेनमेंट जोन निर्धारित किए गए हैं। स्वस्थ हुए लोगों का आंकड़ा इस वक्त 11,589 है। एक्टिव केस फिलहाल 2,911 हैं। प्रदेश के 52 जिलों में अभी कोरोना संक्रमण है। राहत की खबर है कि वर्तमान में एक्टिव केसेस का आंकड़ा कुल स्वस्थ हुए लोगों के आंकड़े से कम है। इंदौर जिले में 78 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जबकि नेगेटिव की संख्या 1,588 थी। कल 1,682 सैंपल टेस्ट किए गए थे। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने बताया कि अब तक इंदौर जिले में 94,545 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से अब तक 4,954 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिले में कोरोना के संक्रमण की वजह से अब तक 249 लोगों की जानें जा चुकी हैं। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उपचार से स्वस्थ हुए होने पर कल 57 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं अब तक इंदौर जिले में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद स्वस्थ होने पर 3,838 लोगों को विभिन्न हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। जिले में अब 867 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का भी उपचार चल रहा है, जबकि विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों से 4,660 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। इंदौर जिले का रिकवरी रेट 77.47% हो गया है, जबकि जिले का डेथ रेट 5.02% है। हरदा में कोरोना के मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण हरदा नगर पालिका क्षेत्र में इस सप्ताह 4 दिन दुकानें बंद रहेंगी और अगले सप्ताह से आगामी आदेश तक प्रत्येक शनिवार और रविवार को बंद रहेगा। इसका आदेश कलेक्टर अनुराग वर्मा ने जारी किया है। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा ने हरदा नगर पालिका क्षेत्र में बाजारों पर अंकुश लगाने के संबंध में आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया कि 7 और 8 जुलाई को हरदा नगर पालिका क्षेत्र की समस्त दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। इसके अलावा प्रत्येक शनिवार और रविवार को भी नगर पालिका क्षेत्र की दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान अति आवश्यक वस्तुओं जैसे फल, सब्जी, दूध, किराना, मेडिकल स्टोर, कृषि उपयोग आधारित दुकानें संचालित की जाएंगी। सप्ताह के अन्य दिनों में मेडिकल स्टोर को छोड़कर अन्य दुकानों का संचालन प्रातःकाल से शाम 7 बजे तक ही रहेगा। इस बैठक में निर्णय लिया गया कल और परसों 2 दिन हरदा नगर लॉकडाउन रहेगा।
और शनिवार इतवार को लॉकडाउन रहेगा। जो अति आवश्यक वस्तुएं हैं, किराना, मेडिकल, दूध, सब्जियां और कृषि, खाद, बीज, दवाई, ये दुकानें खुली रहेगी और बाकी समय 7 बजे मार्केट बंद होगा। हम जनता से अपील करते हैं कि जनता की सुरक्षा के लिए, उनके जीवन की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है और जैसे ही कोरोना के इस पर कंट्रोल कर लेंगे फिर लॉकडाउन हटा लेंगे। पिछले कुछ दिनों से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। बीच में कुछ केसेस आ रहे थे, बट कल 13 केस एक साथ बढ़े थे। इस पर ये जरूरी हो गया कि लोगों को पे थोड़ा सा सख्ती जरूरी है, क्योंकि लोग लगातार बाहर निकल रहे हैं, मिल रहे हैं। उसके लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया का लागू करना जरूरी हो गया था। आज चूँकि माननीय मंत्री जी भी आए हुए थे, हमने जिला जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है उसकी मीटिंग की और उसमें ये डिसाइड हुआ कि अब से जब तक कोरोना कंट्रोल नहीं होता है तब से सैटरडे संडे कंप्लीट बंद रहेगा, एसेंशियल सर्विस खुलेगी। कल और परसों के लिए भी बंद रहेगा, लॉकडाउन रहेगा। एसेंशियल सर्विस खुलेंगी जिससे सभी का सर्वे प्रॉपर हो जाए, जो भी कंटेनमेंट एरिया है और जो बफर जोन है उन सभी का सर्वे हो जाए। इसके बाद फिर रूटीन में प्रक्रिया चलेगी और डेली रूटीन में शाम को 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी, उसके बाद दुकानें बंद रहेंगी। एसेंशियल सर्विस में मेडिकल स्टोर खुला रहेगा, बाकी दुकानें बंद रहेंगी। वर्तमान में हमारे 25 केस ऐसे हैं जो सही हो चुके हैं, 3 केस आज और सही होकर के वो डिस्चार्ज हो रहे हैं। इसके बाद लगभग 28 केस अभी हमारे और बचे वो एक्टिव हो जाए और सभी की कंडीशन स्टेबल है, लोग जल्दी सही हो जाएंगे। लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए ये सख्ती करना थोड़ा जरूरी था। जिले में डेथ भी हुई है और जिले में वर्तमान में 3 डेथ हैं, जो जिसमें से एक डेथ जो पहली डेथ हुई थी वो मेनिंजाइटिस से हुई थी और डेथ के बाद वो कोरोना पॉजिटिव आए थे। ऐसे ही सेकेंड जो डेथ हुई थी वो हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन वो भी बाद में कोरोना पॉजिटिव आए थे। और तीसरी डेथ हमीदिया हॉस्पिटल में हुई थी, जो जिनका कोरोना का इलाज वहाँ पर चल रहा था। मुरैना जिले में सोमवार को मिली लगभग 222 रिपोर्ट में 37 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। इस जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 718 हो गई है। हालांकि सोमवार को 44 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद घर भेज दिया गया। इसके इलाज के बाद 291 मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंच गए हैं। इन मरीजों को घर में ही क्वारंटाइन रहने के लिए 7 दिन की अवधि निर्धारित की गई है। इन मरीजों में से 5 महिला पुरुषों की कोरोना के कारण मृत्यु भी हो चुकी है। मुरैना जिला कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने बताया कि जिले के चिकित्सालयों में अभी भी 422 कोरोना संक्रमितों मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण को मिटाने के संचालित अभियान किल कोरोना की समाप्ति तक शहर में कर्फ्यू लगा रहेगा। 44 पेशेंट डिस्चार्ज किया है। जब से ये स्पाइक आया है उसके बाद ये पहली अच्छी खबर है कि इतने बड़े संख्या में जो है हमारे पेशेंट्स डिस्चार्ज हुए हैं। इसके साथ साथ 350 के आसपास जो है सैंपल्स की रिपोर्ट आई है, उसमें से 37 प्रकरण जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। ये करंट अभी स्टेटस है। 44 पेशेंट्स आज छोड़े गए हैं। वही मैंने बताया कि मुरैना ज़िले में जब से स्पाइक आया है तो उसके बाद ये पहली ऐसा लॉट है जो बल्क में नंबर्स आए थे, उसके बाद जो है वो स्वस्थ होके जो है उनको आज डिस्चार्ज किया गया। देखिए, हम लोगों ने जो किल कोरोना अभियान कर रहे हैं उसके तहत हम लोगों ने एक साइंटिफिक बेसिस पकड़ा हुआ है कि हम घर घर जाके सबका सर्वे करके जितने भी संदिग्ध हैं हमारे शहर में उनका हम प्रॉपरली जांच करा के सैंपल करेंगे। और सैंपल करने के बाद जो पॉजिटिव केसेस हैं, अगर एक बार को आंकड़ा बढ़े भी तो कम से कम वो छटनी हो जाएगी, चिन्हांकित हो जाएगा, बाकी शहर हमारा स्वस्थ और संक्रमण मुक्त रहेगा। उसका फर्स्ट स्टेज की कार्रवाई ऑलमोस्ट अंतिम चरण पे है। घर घर दस्तक जो हमारे आंगनवाड़ी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की टीम्स के द्वारा देनी थी वो दे चुके हैं। अब उसका सेकंड चरण चलेगा जहां पे हमारे डॉक्टर्स जो है वो जाके जिनको कोविड सस्पेक्ट मान रहे हैं, टीम ने प्रत्येक दिन सर्वे के आधार पर कुछ लोगों को कोविड सस्पेक्ट बनाए हैं, उनकी प्रॉपरली स्क्रीनिंग और जांच हो जाए, आवश्यकता पड़ने पर उनका सैंपल हो जाए और सैंपल के रिजल्ट आ जाए, तब तक जो है हम लोग इस शहर के कर्फ्यू को लिफ्ट नहीं करेंगे। भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा कोरोना वायरस की 2 दिवसीय वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल के लिए मंजूरी मिलने को महामारी के अंत की शुरुआत बताया जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वरन ने कहा है कि कोवैक्सीन और जाइको डी के मानव परीक्षण की मंजूरी मिलने से कोरोना के अंत की शुरुआत हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत वैक्सीन उत्पादन में दुनिया भर में एक बड़ा केंद्र बनकर उभारा है और यूनिसेफ को टीकों की आपूर्ति में 60% भारतीय निर्माताओं की ओर से की जाती है।
वेंकटेश्वरन ने कहा कि नोवेल कोरोना वायरस का टीका दुनिया में कहीं भी बन सकता है, लेकिन बिना भारतीय निर्माताओं की सहभागिता के आवश्यक मात्रा में वैक्सीन का उत्पादन संभव नहीं है। इस समय दुनिया भर में 140 से ज़्यादा टीकों पर काम चल रहा है। इनमें से 11 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के स्तर पर हैं। देश में इस समय कोवैक्सीन और जाइकोव डी के अलावा 6 अन्य स्वदेशी कंपनियां कोरोना वैक्सीन पर कार्य कर रही हैं। करीब 3 महीने के गतिरोध के बाद भारत और चीन तनाव कम करने पर सहमत हो गए हैं। रविवार को दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत हुई, जिसके बाद डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन पर दोनों पक्ष सहमत हो गए। इसके साथ ही सीमा पर मई जैसी यथास्थिति बहाल करने पर भी चीन ने भारत से सहमति जताई है। 15 जून की घटना के बाद चीन को लेकर भारत का रवैया पूरी तरह से बदल गया है। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव घटाने की कोशिशें जारी हैं। एक ओर दोनों देशों के बीच विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता हुई है, तो दूसरी ओर से गलवान से चीन की सेना के पीछे हटने का दौर शुरू हो गया है। भारत चीन की सीमा पर हाल की स्थिति को लेकर दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच रविवार को टेलीफोन पर वार्ता हुई। भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन की ओर से चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बात की। दोनों ने हाल के घटनाक्रमों पर साफ साफ बात की और व्यापक तौर पर विचारों का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि दोनों अपने नेतृत्व के बीच सीमा पर शांति बरतने को लेकर बनी सहमति से मार्गदर्शन लेंगे। साथ ही दोनों पक्ष मतभेदों को विवादों में बदलने की अनुमति नहीं देंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा से सैनिकों का पूरी तरह पीछे हटना और सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव में कमी सुनिश्चित करना आवश्यक है। डोवाल और वांग इस बात पर सहमत हुए कि दोनों पक्षों को एलएसी से पीछे हटने की जारी प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना चाहिए और भारत चीन सीमा क्षेत्रों में तनाव कम करने के लिए दोनों पक्षों को चरणबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। विदेश मंत्रालय का कहना है कि डोवाल और वांग ने दोहराया कि दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा के सम्मान के लिए सख्ती से कदम उठाएंगे। कोई भी पक्ष यथास्थिति में बदलाव के लिए एक तरफा कार्रवाई नहीं करेगा। दोनों पक्षों ने कहा कि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना से बचना चाहिए जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता को नुकसान पहुंचने की आशंका हो। इस बात पर भी सहमति बनी कि दोनों देशों के राजनयिक और सैन्य अधिकारी संपर्क जारी रखेंगे। दोनों विशेष प्रतिनिधि भी चर्चा जारी रखेंगे। इस वार्ता के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव कम होने का पहला संकेत मिला है, जहां चीन की सेना ने गलवान घाटी के कुछ हिस्सों से तंबू हटा लिए हैं और सैनिकों को पीछे हटते देखा गया। सूत्रों ने बताया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी गश्त बिंदु 14 पर लगाए गए तंबू एवं अन्य ढांचे हटाते हुए देखी गई है। साथ ही बताया कि गलवान और गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में भी चीनी सैनिकों के वाहनों की इस तरह की गतिविधि देखी गई है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्षों के कोर कमांडर स्तर की बातचीत में बनी सहमति के तहत चीनी सैनिकों ने इलाके से पीछे हटना शुरू किया है। गलवान घाटी ही वह जगह है जहां दोनों देश की सेनाओं के बीच 15 जून को हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। भारत और चीन के बीच कम होते तनाव के बीच दुनिया में भारत को इस मामले में समर्थन मिला है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा कि चीन सीमा पर जो कुछ कर रहा है सबके लिए चिंता की बात है। And you see a border clash, as we recently did between India and China. This sort of behavior, I think, worries everybody on China's periphery, and it worries the United States because there are key interests involved for us in all of the countries on that periphery. दुनिया में भारत को समर्थन मिल रहा है, लेकिन घरेलू मोर्चे पर सियासत जारी है। बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों पर निशाना साधा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा, राहुल गांधी रक्षा मामलों की संसद की स्थायी समिति की एक भी बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन दुख की बात है वे देश का मनोबल गिराने, सशस्त्र बलों के शौर्य पर सवाल उठाने के साथ साथ वो सभी काम कर रहे हैं जो एक जिम्मेदार विपक्षी नेता को नहीं करने चाहिए। राहुल गांधी जी लोकसभा सदस्य बनने के बाद, वायनाड से चुनकर आने के बाद स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस में उसके सदस्य बने। इस कमेटी के 11 मीटिंग्स हुए हैं। इस कमेटी के फील्ड विजिट भी हुआ है तवांग, अरुणाचल प्रदेश में। उन किसी भी मीटिंग में न किसी फील्ड विजिट में राहुल गांधी गए।
और डिफेंस मैटर्स के बारे में चर्चा करना और आर्म फोर्सेस के उनके बारे में रिव्यू लेना, उनको मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ बात कहना, ये राहुल गांधी के ये विषय नहीं है। केवल और केवल सेना के मनोबल गिराने के लगातार राहुल गांधी द्वारा कोशिश होता है। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों में भारत और चीन के बीच कुछ हफ्तों से तनाव की स्थिति बनी है। भारत और चीन राजनयिक और सैन्य स्तर पर वार्ता का दौर जारी है और इसे कम करने की कोशिशें लगातार जारी हैं और इसका असर भी दिख रहा है। नंदिता डागर और अमृतपाल सिंह के साथ डीडी न्यूज। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने सागर जिले के प्रवास के दौरान बताया कि 6 जुलाई यानी कि कल से दूसरे चरण में देश भर के पर्यटक स्थल, स्मारक मंदिर आदि खोल दिए गए हैं। इसमें सोशल डिस्टेंस और नियमों का पालन करते हुए पर्यटकों को प्रवेश दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने सोमवार को सागर जिले के ऐतिहासिक राहतगढ़ किले का निरीक्षण किया और इसके संवर्धन के लिए 3 करोड़ 91 लाख रुपए की सौगात दी। इस मौके पर खाद्य मंत्री गोविंद राजपूत और सांसद राज बहादुर सिंह साथ में थे। उन्होंने कहा कि ताजमहल जैसे स्मारक जो रेड जोन में हैं, इनके लिए राज्य सरकारों की सहमति से इन्हें खोल दिया जाएगा। राज्य सरकार जब चाहे मंजूरी लेकर इनको खोल सकती है। उन्होंने कहा कि 6 जुलाई से पर्यटक स्थलों को खोलने की शुरुआत हो गई है। प्रथम चरण में 821 स्मारक, मंदिर, चर्च आदि खुले थे। हमारा उद्देश्य है कि अधिकतम पर्यटक क्षेत्र खुलें ताकि गाइड से लेकर अन्य जुड़े कारोबारियों को काम मिल सके, लेकिन इस दौरान सावधानी और सतर्कता से कतई समझौता नहीं किया जाएगा। शिवराज जी की सरकार उसको आपने देखा भी और महसूस भी किया। पिछले 6 वर्षों से मोदी जी की सरकार, मैं तो सिर्फ पहली विनती आपसे करूंगा कि फर्क हमें नहीं देखना, फर्क आपको देखना। जो हमारे नेता कहते हैं, यदि वो करते हैं तो फिर हमारा अधिकार है आपसे किसी भी प्रकार की मांग करना। ये जो भूमि पूजन हुए, जिसका मैं साक्षी बना, इसमें मेरा कोई सहयोग नहीं है। सहयोग करने वाले ये दोनों लोग, मैं तो खाली इस अवसर पर उपस्थित हूं, इतना ही मेरा योगदान है। मैं बहुत साल से मैं सक्रिय हूँ, लेकिन विपक्ष में रहते हुए बहुत सारी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया। कांग्रेस की सरकार 15 साल बाद बनी, लेकिन जो अपेक्षा और उम्मीद हमें कांग्रेस सरकार से थी वो पूरी हम नहीं कर पाए। बहुत कम मात्राएं पूरी की, लेकिन मुझे खुशी है कि आज शिवराज सिंह की सरकार में मैं मंत्री हूँ और अभी तक मैं 200 करोड़ रुपए का इन 2.5 महीनों में सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में करा चुका हूँ। आज भी राहतगढ़ में 2 करोड़ का स्टेडियम दिया और 1 करोड़ का मंगल भवन, जो केंद्रीय मंत्री जी, पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री को हम आज लाए। बहुत दिन से हमारी अपेक्षा थी कि इस किले के लिए कुछ किया जाए, तो हम लोगों ने मांग की। तो मुझे खुशी है कि प्रहलाद पटेल जी ने 4 करोड़ रुपया आज मंजूर किए हैं। इससे इसका रेनोवेशन होगा और बहुत कुछ काम होगा। वाटरफॉल के लिए भी हम 1 करोड़ रुपया लाए हैं। वाटरफॉल ही बहुत सुंदर बनेगा। वाटरफॉल के रोड की जो बरैनी घाट पर जाती है मांग की है प्रहलाद पटेल जी से। उन्होंने कहा है कि फारस से मंजूरी जाए तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इसे प्रयास करेगी। राहतगढ़ अगले 3-4 सालों में देखने लायक बने, ये हमारी तमन्ना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित सभी स्मारक पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। रायसेन जिले का विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सांची कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते बीते 3 माह 20 दिनों से बंद था, लेकिन अब पुरातत्व विभाग की गाइडलाइन का पालन करते हुए सांची में पर्यटकों की चहल पहल एक बार फिर दिखना शुरू हो गई है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पुरातत्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग की तय सुरक्षा मानक गाइडलाइन का पालन करते हुए पर्यटकों को मास्क और सैनिटाइज किए जाने के पश्चात प्रवेश देना शुरू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग के अधीक्षक डॉक्टर पीयूष भट्ट ने बताया कि संपूर्ण भारतवर्ष में
केंद्रीय संरक्षित स्मारक को आम जनता के लिए खोल दिया गया है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भारत सरकार द्वारा संरक्षित 290 स्मारकों को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। समस्त स्मारक में पुरातत्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक पर्यटकों की थर्मल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है और साथ ही ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था की गई है। इस दौरान इन पर्यटक स्थलों का भ्रमण करने आए सैलानियों ने अपने भ्रमण को सुखद अनुभूति बताया। पर्यटकों ने कहा कि लंबे समय से घर में बंद रहने के बाद उनके लिए ये भ्रमण आनंद देने वाला रहा। सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे अरेंजमेंट बहुत अच्छे करके रखा है गवर्नमेंट ने। अच्छा लगा, बहुत दिन से परेशान हो रहे थे घर पे बैठे बैठे, तो आज अच्छा है, बहुत अच्छा है। और कल्चर सर्वे तो वैसे भी अच्छे डिसीजन करते हैं, अच्छे टाइम पे भी खोला, सही है। तो घर में बैठे बैठे फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, डिप्रेशन जा रहे थे, पढ़ने में ध्यान नहीं लग रहा था, तो सबसे पास टूरिस्ट प्लेस यही थी। तब यहीं पे आ गए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरे तरीके से पालन करते हुए, मास्क वास्क लगा के। इंतज़ाम भी अच्छा, मतलब काफ़ी ग्रीनरी और क्लीन है, मतलब तो अच्छे से मेंटेन भी कर रहे हैं चीज़ें। हाँ, जब तक भीड़ नहीं थी तब तक तो ठीक है, जब तक लोग जो पालन कर रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, वो तब तक तो ठीक है। जहाँ भीड़ होगी तो फिर वो वापस फैलने चालू हो जाएंगे। डर तो है, क्योंकि लेकिन सावधानी बनाए रखें। हाँ, सावधानी बनाए रखें, वो सही है। कुमारखरी जबलपुर से आया हूँ और यहाँ पर आकर जो एक प्राकृतिक वातावरण में जो बहुत ही एक नैसर्गिक आनंद होता है उसका अनुभव किया और निश्चित तौर से ये बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है। जो लॉकडाउन के दौरान मानसिक रूप से हम लोग परेशान हुए और घर में बंद थे, तो ये घूमने के लिए बहुत ही उत्तम और अच्छा स्थान है। एक एकांत में है, बढ़िया है। हम लोग जब आए तो बढ़िया थर्मल स्कैनिंग हुई, बाकायदा जो हैगा हर पर्यटक का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हमारी ऐसी उम्मीद है कि सभी लोग इस प्रकार से घूमेंगे और आनंद लेंगे, है ना। और जो हमारे जो राष्ट्रीय धरोहर है इस प्रकार की, उसका जो है उसको घूम के आनंद उठाएंगे, उसका लाभ उठाएंगे। ये 6 जुलाई से संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के आदेश के तहत आज से संपूर्ण भारतवर्ष में जितने भी केंद्रीय संरक्षित स्मारक हैं उनको पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। लेकिन उसके साथ ही कुछ दिशा निर्देश जारी हुए हैं जिसको हम लोगों ने लागू करना है। जैसे कि टूरिस्ट जो आएगा उनको मास्क पहनना ज़रूरी है, सैनिटाइजेशन हम मॉन्यूमेंट का कर रहे हैं और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए कि भीड़ इकट्ठा ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग मॉन्यूमेंट को देखें। और टिकट के लिए भी ऑनलाइन टिकट है, QR स्टैंडी लगाई हुई है, QR कोड है, अपने मोबाइल से ही लोग स्कैन करके अपना टिकट वहीं पे ऑनलाइन टिकट लेंगे और जो कि ट्रांजैक्शन रुपये में नहीं होगा। और इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसको कि हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि हम लोग गेट पर एक रजिस्टर भी हम लोगों ने रखा हुआ है जिससे कि जो भी पर्यटक आ रहे हैं तो उनका फ़ोन नंबर, उनका नाम, एड्रेस वगैरह नोट कर रहे हैं कि कल के दिन यदि कोई इस तरीके की कोई घटना मिलती है तो हम लोग देख सकें कि कहाँ से ये चीज़ हुई है। तो और जो भी स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी हैं उन सभी का पालन करते हुए पब्लिक के लिए मॉन्यूमेंट को ओपन किया गया। कोरोना संक्रमण के चलते जारी किए गए दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए धार्मिक तीज त्योहारों पर भी इसका असर हुआ है। इसी कड़ी में श्रावण माह में भगवान शिव की भक्ति भी डिजिटल रूप में देखी जा रही है। सावन के पहले सोमवार पर होशंगाबाद जिले में श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन ढंग से भगवान भोले के अभिषेक का लाभ लिया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के चलते जारी किए गए दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए धार्मिक तीज त्योहारों पर भी इसका असर हुआ है। इसी कड़ी में श्रावण माह में भगवान शिव की भक्ति भी डिजिटल रूप में देखी जा रही है। सावन के महीने में होशंगाबाद जिले में श्रद्धालुगण ऑनलाइन माध्यम से भगवान भोले का अभिषेक कर रहे हैं। क्योंकि 25 वर्षों की शिवाजी समिति के परंपरा को हमने समापन तो नहीं किया है, लेकिन अब डिजिटल इंडिया के माध्यम से हमने इसको ग्लोबल कर दिया है। हमारे कार्यक्रम को 5000 लोग देखते थे, आज हमारे इस कार्यक्रम को 50,000 लोग देख रहे हैं।
तो 50,000 लोगों ने देखने के कारण यह है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने दशमलव भी दिया और शून्य भी दिया। अंक गणित भारत से चालू होता है, अंक ज्योतिष भी भारत से चालू होता है। इंग्लिश में इसको डिजिटल जरूर कहेंगे, वस्तुतः वह अंक ही है। इस डिजिटल इंडिया ने, और भारत सरकार किसके लिए काम करती है? हमारे लिए तो काम कर रही है। यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे, सुरक्षा नहीं रखेंगे, दूरी नहीं बनाएंगे, तो कैसे इस बीमारी से पारा पेश पाएंगे? इसलिए सावधानी और सुरक्षा को देखते हुए हमने सिफारिशी समिति के विंध्याचल सेट की 32 साल की परंपरा को समाप्त ना करते हुए डिजिटल इंडिया के माध्यम से हमने इसको ग्लोबल कर दिया है। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि हर घर और घर घर महादेव होने लगे। श्रद्धालु भी पूरे मनोयोग से अपने अपने घरों में ही मोबाइल के माध्यम से शिव अभिषेक का लाभ ले रहे हैं। हम लोग घर पे ही लाइव देखकर जो फैसिलिटी अवेलेबल है उसके द्वारा ही हम लोग घर पे बहुत अच्छे से इसको भी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। इस बार थोड़े बहुत सारे चेंजेस हैं। वहाँ पर सबके साथ करने को अभिषेक मिलता था, यहाँ पे फैमिली के साथ करने को मिल रहा है। फैमिली के साथ भी बहुत मज़ा आ रहा है। कोरोना महामारी के चलते इस बार गुरुजी के निर्देश अनुसार हम घरों पर ही जी का अभिषेक कर रहे हैं। गुरुजी के यहाँ से लाइव फेसबुक लाइव के माध्यम से यूट्यूब से भगवान का अभिषेक विधि विधान से किया जा रहा है। हम उसी के माध्यम से घर पे पूजन अभिषेक कर रहे हैं। कोरोना महामारी के रहते हुए इस बार हम लोग सीधे यूट्यूब से शंकर जी का अभिषेक कर रहे हैं। गुरु जी के मार्गदर्शन में जैसा वो बता रहे हैं हम लोग घर पे ही अपने अभिषेक कर रहे हैं। इसमें बहुत आनंद आ रहा है। वैसे जितना विंध्याचल सेट में आता था उतना तो नहीं है, पर फिर भी शंकर जी की पूजन तो कहीं भी करो आनंद तो आता है। कोरोना महामारी के चलते धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी तरह के कार्यक्रमों के स्वरूप में बदलाव आ गया है, लेकिन मौजूदा वक्त की जरूरत भी है कि व्यापक सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए इंसान की आस्था उसके विवेक पर हावी न होने पाए। ऐसे में होशंगाबाद जिले में की गई ये पहल निश्चित ही सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। मेहनत का फल मीठा होता है, ये कहावत मध्य प्रदेश के भिंड जिले के छोटे से कस्बे मेहगांव के बिहड़ी गांव की एक होनहार बेटी ने सफल करके दिखा दी है। रोशनी भदौरिया ने अपनी मेहनत से मध्य प्रदेश हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में 8वीं रैंक हासिल कर एक नई इबारत लिखी है। आइए देखते हैं रोशनी के परिश्रम की कहानी। कहते हैं लगन और मेहनत से हर मुकाम हासिल किया जा सकता है का उदाहरण बनी है भिंड जिले में मेहगांव कस्बे के एक छोटे से गांव अजनौल की रहने वाली होनहार बेटी रोशनी भदौरिया। रोशनी ने एमपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 8वीं रैंक हासिल की है। रोशनी ने 400 में से 395 अंक हासिल कर 98.9% अंक हासिल किए हैं। रोशनी हर रोज पढ़ाई के लिए अपने गाँव से मेहगांव तक 24 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय करके जाती थी। बड़े होकर IAS अफसर बनने का सपना लिए रोशनी ने बताया कि वे हर रोज 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करती थी। उसे अपने पिता से भी हमेशा सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से वे पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे सकी। बहुत अच्छा लग रहा है आज गंगाई मध्य प्रदेश में, सभी लोग बहुत खुश हैं। स्कूल का नाम शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है जो मेहगांव में है और वो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है लगभग, और आने जाने में कुल 24 किलोमीटर हो जाता है। साइकिल के द्वारा जाती थी जो शासन द्वारा दी गई थी। मैंने सभी चीज़ का टाइम टेबल बनाया था कि कब स्कूल आना है, कब स्कूल जाना है, कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना। इससे मुझे बहुत आसानी हुई थी पढ़ाई करने में, और मैं दिन में लगभग 4 से 4.5 घंटे पढ़ाती थी। मेरा सपना IAS ऑफिसर बनने का है, इसकी मैं तैयारी करना चाहती हूँ। मैं यही समझना चाहूँगी कि बच्चियाँ पढ़ाई करें। माँ बाप सभी बच्चियों को पढ़ाते हैं और वो ये ना सोचें कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आगे सरकार उन्हें सब कुछ प्रदान करेगी, जो वो बनना चाहती है वो उन्हें बनाकर रहेगी। बस आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, आपको अपने काम पर भी ध्यान देना होगा और पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा, तभी आप कुछ आगे कर सकते हैं। रोशनी के पिता पुरुषोत्तम भदौरिया किसान हैं। वे कहते हैं कि कुछ साल पहले तक गाँव में पुल नहीं था तो बेटी को कंधों पर नदी पार कराते थे। जब पुल बन गया तो बेटी को पढ़ने की चाह और मेहनत देख शासन की ओर से मिली साइकिल से मेहगांव भेजना भी शुरू कर दिया।
वहीं रोशनी की मां सरिता भदौरिया चाहती हैं कि उनकी बेटी IAS अफसर बनकर देश की सेवा करे। मेरी बेटी 8वीं रैंक पे है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो आज गांव की लड़की होकर भी उसने कर दिखाया है कि मैं कुछ हूँ। गांव की लड़की के होकर भी उसने बता दिया कि शहर की लड़कियों से वो कम नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी लड़की आगे चल के कोई बड़ा अफसर बने, जिससे मेरा नाम रोशन हो। मेरी बहुत इच्छा थी पढ़ने की, मैं भी बनना चाहती थी कुछ, पर मेरी कुछ पूरी हो पाई। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी लड़की आगे चल के कोई अफसर बने और मेरी जो भी इच्छा थी वो पूरी करे। मैंने नहीं की पाई, वो मेरी लड़की करे। अच्छी अंकों से प्राप्त की जाइए। अच्छा लग रहा है। मेहनत तो अच्छी यही पड़ी अपने बाप, हम तो एक किसान है, सो हम तो अपनी खेती बाड़ी देखते थे और वो रोजाना स्कूल जाती। जहाँ तक हमारी रोशनी बिटिया जहाँ तक पढ़ेगी वहाँ तक हम उनको अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे और उनका भविष्य बनेगा वो बनाएंगे। रोशनी आज अंचल के अन्य बच्चों के लिए भी मिसाल बन गई है। अब रोशनी चाहती है कि जिस तरह उसने अपने गांव का नाम रोशन किया है, वैसे ही वे भिंड जिले के अन्य बच्चे, खासकर बेटियां, अपनी लगन और मेहनत से आगे बढ़ें, पढ़ाई करें और गांव से लेकर देश भिंड का नाम रोशन करें। DD न्यूज़ के लिए भिंड से प्रदीप शर्मा के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। भारत विश्व में डिजिटल डेमोक्रेसी का नमूना पेश करे। मौका है मध्य प्रदेश के 24 विधानसभा के उपचुनाव और बिहार के विधानसभा चुनाव, क्योंकि साउथ कोरिया में 15 अप्रैल को चुनाव हुए, तब कोरोना पीक पर था। ये बात भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त OP रावत ने सकारात्मक डिजिटल जर्नलिज्म के 2 दशक के अवसर पर विशेष सीरीज के तहत भारत में डिजिटल लोकतंत्र विषय पर विश्व के पहले फेसबुक लाइव संवाद में कही। OP रावत ने फेसबुक लाइव के दौरान बताया कि भारत जैसा विशाल लोकतांत्रिक देश डिजिटल डेमोक्रेसी के क्षेत्र में नया आयाम गढ़ सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दुनिया के उन चुनाव आयोग में शामिल है जो सबसे ज़्यादा नवाचार और चुनाव प्रक्रिया में निरंतर सुधार करता रहता है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया में कोरोना अपने चरम पर था, तब अप्रैल माह के मध्य में दक्षिण कोरिया ने संसदीय चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न करवाए। भारत में बहुत संसाधन जैसे कॉमन सर्विस सेंटर का डिजिटल डेमोक्रेसी में उपयोग किया जा सकता है। दर्शकों, हाल ही में एक व्हाट्सएप मैसेज में कथित तौर पर PM मोदी द्वारा लेह के सामान्य अस्पताल में अपनी यात्रा के दौरान मिलने वाली सुविधा की स्थिति के बारे में आरोप लगाया गया है और इसे प्रायोजित बताया जा रहा है। पोस्ट में कहा जा रहा है कि इस तरह की सुविधाएं अस्पतालों में नहीं हुआ करती हैं। जब PIB फैक्ट चेक की टीम ने जब इस मैसेज की सच्चाई पता करने की कोशिश की तो पता चला इस तरह के आरोप निराधार और दुर्भावनापूर्ण है। ये सुविधा सामान्य अस्पताल परिसर का हिस्सा है। इस तरह की पोस्ट पर विश्वास न करने की हम आपसे अपील करते हैं। हम आपसे ये भी अनुरोध करते हैं कि सोशल मीडिया या अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म की भ्रामक, अपुष्ट और तथ्यहीन खबरों पर कतई भरोसा न करें। आप ट्विटर पर PIB फैक्ट चेक पेज को लाइक करके वहां से मिलने वाली जानकारी के जरिए भी इस तरह की अपुष्ट खबरों या अफवाहों से सचेत रह सकते हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के रीवा, सागर, शहडोल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन के जिलों में अधिकांश स्थानों पर अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शहडोल संभाग और धार, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ जिलों में अनेक स्थानों पर भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो प्रदेश के करंजिया, जुन्नारदेव, रीवा, नौगांव, मऊगंज, सिहोरा, अनूपपुर, मंदसौर, राजनगर, देपालपुर क्षेत्रों में 8 से 5 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने 9 जुलाई तक मौसम की ऐसी स्थिति बने रहने की संभावना व्यक्त की है। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने बंगाल में वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में हमने वो करके दिखाया जिसकी कल्पना डॉक्टर मुखर्जी ने की थी। उन्होंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दे दिया। हमें आज खुशी है कि डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके बताए रास्तों पर करोड़ों कार्यकर्ता दिन रात चले और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने वो मुकाम हासिल किया और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को धराशायी कर दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि 1951 में डॉक्टर मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की और जनसंघ के पहले अध्यक्ष बने। जिस जनसंघ की यात्रा से बढ़कर आज भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी, उसकी नींव रखने का कार्य डॉक्टर मुखर्जी ने किया था। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने सन 1951 में जनसंघ की स्थापना की और 1952 में कानपुर के अधिवेशन में ये विषय रख दिया कि जम्मू कश्मीर का विलय पूर्ण होना चाहिए और संपूर्ण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने स्पष्ट कहा था कि अनुच्छेद 370 के माध्यम से जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार क्यों दिया जा रहा है। नीचे पहुंच गया है, राजनीतिकरण हो रहा है। आज बंगाल का हाल क्या हो गया कि आप किस पार्टी को वोट देते हो इस पर तय होगा कि आपको शिक्षा में कहां स्थान दिया जाएगा। Politicization has been to such low levels that everything has been politicized. और ये बंगाल के लिए बहुत ही दुखदाई बात है और हमारे लिए संकल्प है कि जिस बंगाल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शिक्षा में ऊंचा ले गए थे, जो 33 वर्ष की में विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए, उस बंगाल को शिक्षा में वापस उसी तरीके से लाना है और बंगाल को शिक्षा की दृष्टि से स्थापित करना, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। जब मैंने विचार की लड़ाई की बात कही और पद छोड़ करके लड़ाई की बात की, तो आज हमारा दिल दुखता है कि आज वेस्ट बंगाल में पद छोड़ करके कुछ है ही नहीं। पद के लिए सब कुछ करने को तैयार है। They are ready to compromise on all fronts only to remain in power. आज क्रिमिनलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया, यह दुख की बात है। यह बंगाल के लिए एक संकट का प्रश्न है, इसका उत्तर हमको देना पड़ेगा। यह लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। बंगाल जो विचार के लिए जाना जाता था, और एक बात ध्यान रखिएगा कि जहां बल का प्रयोग होता है वहां विचारधारा समाप्त होती है। और आज बंगाल जो विचार से ओतप्रोत है, उसके विचार को कुंठित करने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। इसको हमको समझना चाहिए। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जेल में डाल दो, उनके खिलाफ केस लगा दो, उनके खिलाफ नारकोटिक्स के केस लगा दो। कोरोना में हमारे सांसदों को काम न करने दो, उनके बाहर घर में चिप्पी लगा दो, उनको हाउस अरेस्ट कर दो। ये कौन से मापदंड तय हो रहे हैं? और आप देखिए, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिन्होंने रीजनल एस्पिरेशन से लेकर के नेशनल लेवल तक इंटीग्रिटी की चर्चा की, और आज की मुख्यमंत्री हैं जो कोरोना के केसेस को दिल्ली को रिपोर्ट करने में अपनी हेठी समझती है। विच टाइप ऑफ फेडरलिज्म वी आर वर्किंग इन? कौन सा फेडरलिज्म में हम काम कर रहे हैं? इधर हमारे प्रधानमंत्री हैं जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास करके सबको साथ लेकर के कोरोना के संक्रमण से लड़ रहे हैं, और एक वो वहां के मुख्यमंत्री हैं जो, आप बताइए, आयुष्मान भारत बंगाल के लोगों की सेवा के लिए, गरीब लोगों की सेवा के लिए कार्यक्रम बना है, उसमें स्वास्थ्य की दृष्टि से, लेकिन क्योंकि ये केंद्र सरकार का है, मोदी जी का है, इसलिए बंगाल की धरती पर न लगेगा। ये न रीजनल एस्पिरेशन को पूरा करता है और न ही ये राष्ट्रीयता का बोध देता है। इस तरीके की आज सरकार आके खड़ी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बताए हुए रास्ते पर हम चलते हुए, हमने देश की एकता और अखंडता के लिए सर्वस्व लगाया है और हम उसमें सफल हुए हैं। और अब बारी है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बताए रास्ते पर चलकर बंगाल का गौरव, द प्राइड ऑफ बंगाल हैज टू बी रिस्टोर्ड, उसे वापस लाना है। राजनीतिक दृष्टि से उसको ऊंचाइयों पर ले जाना है, विद्या की दृष्टि से उसको ऊंचाइयों पर ले जाना है, और जो बंगाल का गौरव था उसको वापस स्थापित करना है। और इसके संकल्प के लिए वर्तमान सरकार जो हर तरीके से नुकसान पहुंचा रही है, उसको लॉक स्टॉक एंड बैरल बाहर करना है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन लाना है। इस बात को विश्व बैंक और भारत सरकार ने
MSME आपातकालीन उपाय कार्यक्रम के लिए $750 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 संकट से बुरी तरह प्रभावित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों MSME को वित्त का प्रवाह बढ़ाने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। विश्व बैंक का MSME आपातकालीन उपाय कार्यक्रम तकरीबन 1.5 मिलियन लाभप्रद MSME की नकदी और ऋण संबंधी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा, जिससे उन्हें मौजूदा सदमे के प्रभावों को झेलने के साथ साथ लाखों नौकरियों की रक्षा करने में भी मदद मिलेगी। ये MSME सेक्टर को समय के साथ आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक सुधारों के बीच पहला कदम है। इस समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में अपर सचिव समीर कुमार खरे और विश्व बैंक की ओर से कंट्री डायरेक्टर भारत जुनैद अहमद ने हस्ताक्षर किए। समीर कुमार खरे ने कहा कि कोविड-19 महामारी से MSME सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे आजीविका और रोजगार दोनों ही मोर्चों पर व्यापक नुकसान उठाना पड़ा है। भारत सरकार ये सुनिश्चित करने पर फोकस कर रही है कि वित्तीय सेक्टर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तरलता का प्रवाह NBFC की ओर हो और जोखिम मोल लेने से कतरा रहे बैंक NBFC को ऋण देकर अर्थव्यवस्था में निरंतर धनराशि डालते रहें। ये परियोजना लक्षित गारंटी प्रदान करने में सरकार को आवश्यक सहयोग देगी, जिससे लाभप्रद MSME को उधार देने के लिए NBFC और बैंकों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इससे लाभप्रद MSME को मौजूदा संकट का डटकर सामना करने में मदद मिल सकेगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई सन 1901 में कोलकाता में हुआ था। PM मोदी के अलावा बीजेपी के कई प्रमुख नेताओं में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति श्री नायडू ने कहा कि महान देशभक्त और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता संरक्षित रखने और भारत में जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के लिए अथक प्रयास किया। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की प्रगति में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अनुकरणीय योगदान रहा है। उन्होंने देश की एकता सुदृढ़ करने का अनवरत प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके विचारों और आदर्शों से करोड़ों देशवासियों को प्रेरणा मिली। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस महान राष्ट्रवादी नेता ने अपना पूरा जीवन देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित किया। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पार्टी मुख्यालय में उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता और अन्य बीजेपी नेताओं ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शहीद पार्क में उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने छतरपुर इलाके में राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर में बने देश के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सरदार पटेल कोविड अस्पताल का दौरा किया। गृह मंत्रालय, DRDO और टाटा सन्स ने मिलकर दिल्ली कैंट इलाके में 12 दिन में 1000 बेड का अस्थायी अस्पताल तैयार किया है। इस अस्पताल में 250 ICU बेड की भी व्यवस्था की गई है। लोगों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार लगातार सक्रिय है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए एक नया अस्पताल और एक नया कोविड केयर सेंटर शुरू हो रहा है, जिससे 11,000 बेडों का इंतजाम हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास परिषद द्वारा रिकॉर्ड समय में तैयार किए गए कोविड अस्पताल का दौरा किया। सैन्य बल चिकित्सा सेवा द्वारा संचालित अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए वातानुकूलित 1000 बिस्तर हैं, जिसमें 250 ICU बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। ये कोरोना मरीजों के लिए एक टेम्पररी हॉस्पिटल बना है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि
इसको 12 दिन के अंदर ही यह तैयार किया है। मुझे ये जानकारी दी गई कि लगभग 250 से अधिक इंटेंसिव केयर यूनिट्स यहाँ पर हैं। वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन और अन्य सारी सुविधाएं तो यहाँ पर उपलब्ध हैं ही, अपने में परफेक्ट हॉस्पिटल है। हमने फर्स्ट फेज में 600 की टीम यहाँ खड़ी करी। 600 लोग हैं जिसमें डॉक्टर्स है, नर्सिंग ऑफिसर्स है, पैरामेडिकल है और डॉक्टर्स में हर एक स्पेशलिटी के हैं, लैब, रेडियोलॉजी, इंटेंसिव केयर, मेडिकल स्पेशलिस्ट, तो सारे लोग हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को जाहिर किया। उन्होंने कहा, चुनौतियों के इस दौर में दिल्ली के लोगों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और ये कोविड अस्पताल एक बार फिर इस संकल्प को दिखाता है। मैं डीआरडीओ, टाटा और अपने सैन्य बल के चिकित्सा कर्मियों को धन्यवाद देता हूं, जो इस समय उठ खड़े हुए और आपात स्थिति से निपटने में मदद की। गलवान घाटी में संघर्ष के दौरान शहीद हुए सैनिकों को सम्मान देते हुए अस्पताल में आईसीयू और वेंटिलेटर वार्ड का नाम कर्नल संतोष बाबू के नाम पर रखा गया है, जबकि अन्य वार्डों के नाम भी शहीदों के नाम पर रखे गए हैं। पूरा सीवेज डिस्पोजल, ड्रेनेज सिस्टम और सब कुछ बनाया गया है। इलेक्ट्रिसिटी इसमें 2500 किलोवाट लगेगी। इसके अलावा 6500 टन का इसमें एसी लगाया गया है। टोटल एसी जो होगा वो फ्रेश एयर पे चलाया जाएगा। इसके अलावा टॉयलेट की फैसिलिटी एज पर WHO गाइडलाइन दी गई है और हर हॉल में नर्सिंग स्टेशन दिए गए हैं। अस्पताल में सभी बिस्तरों तक ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। इसमें मरीजों और अस्पताल कर्मियों के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। उधर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने रविवार को राजधानी को राधा स्वामी सत्संग व्यास में 10,000 बिस्तरों वाले सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र का उद्घाटन किया, जो दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा केंद्र है। बैजल ने छतरपुर में स्थापित इस केंद्र में बिस्तरों, ऑक्सीजन सिलेंडर, संकेंद्रकों, वेंटिलेटरों, आईसीयू और चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता की समीक्षा की। इस केंद्र के संचालन के लिए नोडल एजेंसी भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP होगी, जबकि दिल्ली सरकार प्रशासनिक मदद दे रही है। उन्होंने ITBP को केंद्र का जिम्मा संभालने के लिए बधाई भी दी। बैजल ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और समर्थन से दिल्ली को दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 देखभाल केंद्र में से एक केंद्र मिला है, जो महामारी के खिलाफ जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये सब मिलकर के एक बहुत अच्छा फैसिलिटी आया है, जिससे लोगों को सुविधा भी होगी और बाकी जो पेशेंट्स हैं, सीरियस पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल्स में जाते हैं डेडिकेटेड, वहाँ उनके लिए भी भीड़ कम होगी। और अब वक्त है 5 मिनट में संक्षिप्त 15 खबरों का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की सौजन्य मुलाकात। इस दौरान राष्ट्रपति को मध्य प्रदेश में गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन, कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और रोजगार सेतु तथा श्रम सिद्धि के माध्यम से किए गए प्रयासों की दी जानकारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सदानंद गौड़ा, धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात। केंद्रीय कृषि मंत्री से मध्य प्रदेश के बासमती चावल के GI टैग के संबंध में किया अनुरोध। प्रधानमंत्री 10 जुलाई को राष्ट्र को समर्पित करेंगे रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री RK सिंह से मुलाकात कर उन्हें किया है कार्यक्रम में आमंत्रित। कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश के विभिन्न जिलों में हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की हुई शुरुआत। स्कूल न खुलने के चलते शासन प्रशासन द्वारा उठाए गए इस महत्वपूर्ण कदम से विद्यार्थी घर बैठे ही कर सकेंगे स्कूल की पढ़ाई। राज्य में अब तक 11,500 से ज़्यादा कोरोना सर्वाइवर हुए स्वस्थ। प्रदेश में कोरोना से रिकवरी की दर 70% से ज़्यादा। प्रदेश में 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 354 कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि 9 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर देश प्रदेश में हुआ कई कार्यक्रमों का आयोजन। प्रदेश प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री और मुख्यमंत्री समेत तमाम बड़े नेताओं और मंत्रियों ने दी श्रद्धांजलि।
प्रदेश में कोरोना सर्वाइवर का स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटने का सिलसिला जारी। राज्य में अब तक 11,500 से ज़्यादा कोरोना सर्वाइवर हुए स्वस्थ। प्रदेश में कोरोना से रिकवरी की दर 70% से ज़्यादा। भारत और चीन सीमा पर तनाव कम करने पर सहमति। एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री के बीच हुई बातचीत। सीमा पर मई जैसी यथास्थिति बहाल करने पर भी चीन ने भारत से जताई है सहमति। लगभग 3 महीने के लंबे वक्त के बाद प्रदेश के पर्यटक एवं ऐतिहासिक स्थलों पर फिर लौटी रौनक। कंटेनमेंट जोन के बाहर के सभी ऐतिहासिक पर्यटक स्थल खुले। कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का ध्यान रखते हुए दिया जा रहा है पर्यटकों को प्रवेश। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने सागर जिले के ऐतिहासिक राहतगढ़ किले का किया निरीक्षण। केंद्रीय मंत्री ने इसके संवर्धन के लिए दी 3 करोड़ 91 लाख रुपए की सौगात। कहा, मंत्रालय सभी एहतियात बरतने के लिए खोल रहा है पर्यटक और ऐतिहासिक स्थल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना को राज्य में मिल रहा है अच्छा प्रतिसाद। श्रमिकों में इस अभियान को शुरू होने से जागी एक उम्मीद की किरण। अपने गृहग्राम में ही मिल सकेगा रोजगार। हरदा जिले में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए प्रशासन ने की सख्ती। कलेक्टर ने इस हफ्ते 4 दिनों तक सभी दुकान और बाजार बंद रखने के दिए आदेश। इसके बाद भी शनिवार और रविवार को बंद रखे जाएंगे बाजार। आगामी आदेश तक रहेगी ये व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के चलते बदल गया है धार्मिक कार्यक्रमों का स्वरूप। सावन के पहले सोमवार को भगवान भोले की पूजा भक्ति में दिखा वर्चुअल रियलिटी का नज़ारा। होशंगाबाद में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के अभिषेक का डिजिटली रूप में घर बैठे लिया लाभ। कोरोना संक्रमण के चलते जैन धर्मावलंबियों ने ऑनलाइन ढंग से मनाया वीर शासन जयंती का पर्व। अष्टानिका पर्व पर आयोजित 8 दिवसीय जिन देशना ऑनलाइन ई शिविर का भी हुआ समापन। देश दुनिया के 10,000 से ज़्यादा लोगों ने डिजिटली रूप से जुड़कर लिया शिविर की विभिन्न गतिविधियों का लाभ। और भोपाल संभाग सहित राज्य के अनेक हिस्सों में मानसून की सक्रियता से हो रही बारिश। राजधानी समेत प्रदेश के कुछ भागों में मौसम विभाग ने तेज बारिश की जताई है संभावना। तो ये थी 5 मिनट में संक्षिप्त 15 खबरें। और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की सौजन्य मुलाकात। इस दौरान राष्ट्रपति को मध्य प्रदेश में गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन, खरीदी, कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और रोजगार सेतु तथा श्रम सिद्धि के माध्यम से किए गए प्रयासों की दी जानकारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सदानंद गौड़ा, धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात। केंद्रीय कृषि मंत्री से मध्य प्रदेश के बासमती चावल की जीआई टैग के संबंध में किया अनुरोध। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 354 नए प्रकरण मिलने के बाद कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा हुआ 15,284। कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या हुई 617। प्रदेश में 1158 कंटेनमेंट जोन निर्धारित। प्रदेश में कोरोना सर्वाइवर का स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटने का सिलसिला जारी। राज्य में अब तक 11,500 से ज़्यादा कोरोना सर्वाइवर हुए स्वस्थ। प्रदेश में कोरोना से रिकवरी की दर 70% से ज़्यादा। भारत और चीन सीमा पर तनाव कम करने पर सहमति। एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री के बीच हुई बातचीत। सीमा पर मई जैसी यथास्थिति बहाल करने पर भी चीन ने भारत से जताई है सहमति। और लगभग 3 महीने के लंबे वक्त के बाद प्रदेश के पर्यटक और ऐतिहासिक स्थलों पर फिर लौटी रौनक। कंटेनमेंट जोन के बाहर के सभी ऐतिहासिक पर्यटक स्थल खुले। कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का ध्यान रखते हुए दिया जा रहा है पर्यटकों को प्रवेश। और बुलेटिन में अभी फिलहाल बस इतना ही। आप कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा जारी किए गए सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी दिशा निर्देशों का पालन करें और इजाज़त दीजिए। नमस्कार।